हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्लास 10th एनसीईआरटी हमारा चल रहा है। ये एनसीईआरटी की किताब है क्लास 10th की। क्लास 10th एनसीईआरटी से अब तक हम लोगों ने चैप्टर पूरा किया है अध्याय 1। उसके बाद हम लोगों ने अध्याय 5 पूरा कर लिया है, अध्याय 6 हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आज हम लोग अध्याय 7 शुरू करेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में हमें इस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है। ये भी एक बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इस वाले चैप्टर से। पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने चैप्टर का नाम दिया है प्रजनन, रिप्रोडक्शन, और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ये पूरा चैप्टर जो है आपका कवर होगा 5 पार्ट में। आज का जो पार्ट 1 है ये छोटा है, आप देखेंगे किताब में तो स्टार्टिंग के जो 2 पेज में जितनी बातें दी गई है उन्हीं को हम लोग कवर करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में और वेरिएशन के बारे में। तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का कॉपी कैसे बनता है और विभिन्नताएं जीवों के बीच में कैसे आती है। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे अलैंगिक जनन को। पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है। पार्ट 4 में हम लोग मानव प्रजनन तंत्र को कवर करेंगे और पार्ट 5 में हम लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे आपके मेन टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो पार्ट वाइज अच्छे से सारे चीज़ों को आप कवर कीजिएगा। अगर मैं लंबा वीडियो बनाता हूं तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि किसमें क्या हमें पढ़ना है। इसलिए पार्ट वाइज आप पढ़िए और अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलिए, है ना। पार्ट 2 में हम लोग अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम लोग पादपों में जो लैंगिक जनन होता है ना, फूल है, फूल के जो भाग है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर मानव प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो नर प्रजनन तंत्र होता है, मादा प्रजनन तंत्र होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे और जनन स्वास्थ्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन 5 पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं साइंस एकदम से डीप में जाकर के, है ना, डीप डाइव करना चाहते हैं आप साइंस में, तो आप हमारे ऐप पर जाकर के साइंस फाउंडेशन का कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारे पीडीएफ जो एज अ बोनस दिए जाएंगे फ्री में। अगर आप अलग से बाई करते हो तो 160 का ये पीडीएफ, ये तीनों मिला करके पड़ता है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो एज अ बोनस आपको दिया जाता है ये सारे के सारे पीडीएफ फ्री में, राइट। तो अगर आप साइंस एकदम से डीप में पढ़ना चाहते हो कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको कहीं से भी ना पढ़ना पड़े, तो आप हमारे इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो ऐप पर जाकर के। ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या सब बातें कही गई है। जीवों के जनन की क्रियाविधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें, जीव जनन क्यों करते हैं। कहा जा रहा है कि हम ये पढ़ेंगे कि जीव के अंदर जनन जो है कैसे होता है, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछता हूं, जीव जनन क्यों करते हैं। वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। कहा जा रहा है आपसे कि जो पोषण है, जो श्वसन है, जो उत्सर्जन है, भाई ये सारे तो ऐसे जैव प्रक्रम हैं जो जीव को जीवित रहने के लिए करने ही पड़ेंगे। अगर वो ये सारे प्रक्रम नहीं करते हैं तो जीव जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन हम जब जनन की बात करते हैं तो अगर जीव जनन नहीं करता है, बच्चे पैदा नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है कि जीव मर जाएगा। इंसान में भी बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी स्वेच्छा से बच्चा पैदा करना नहीं चाहते हैं, या फिर वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि वो मर जाते हैं, वो निर्जीव हैं या फिर वो मर जाएंगे। भाई पूरी जिंदगी वो जी सकते हैं। तो यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जीव जनन क्यों करते हैं। एक तो जीने के लिए आवश्यक नहीं है, जैसे कि ये सारे प्रक्रम जो है आवश्यक है। दूसरी, बच्चे पैदा करने के लिए ऊर्जा जो है अधिक खर्च करनी पड़ती है। तो फिर जीव जनन क्यों करे, फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। अगर आप अपने जीवन में बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप मर जाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर ये सारे प्रक्रम रुक जाए तो डेफिनेटली आप मर जाएंगे, ठीक। दूसरी बात, बच्चे पैदा करना आप चाहेंगे तो उसमें ऊर्जा भी आपकी अधिक खर्च होगी। तो
बच्चे पैदा करना आवश्यक क्यों है, जनन आवश्यक क्यों है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा। हमें पता चलेगा इस चैप्टर में कि क्यों आवश्यक है। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो भी हो, लेकिन हमें यह चीज स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हमें अलग अलग प्रकार के जीव इसीलिए दिखते हैं क्योंकि वो जनन करते हैं। आप अपने आसपास जीवों को इसीलिए देख पा रहे हो क्योंकि वो जनन करते हैं। सोचिए, एक जीव जो जनन ही नहीं करता है, वो जीव आपको नहीं दिखेगा। भाई किसी कोने में वो जीव पड़ा होगा, कहाँ होगा पता ही नहीं चलेगा। एक जीव है जो बच्चा पैदा करना नहीं चाहता है, अपनी संतान को उत्पन्न नहीं कर रहा, तो वो जीव आपको थोड़ी ना दिखेगा। अगर इंसान मान लीजिए कि बच्चे पैदा करना बंद कर दे, तो धीरे धीरे इंसान जो है इस धरती से खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, फिर इंसान नहीं दिखेंगे। तो जो भी जीव आप अपने आसपास देखते हैं वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और वो अपने बच्चे को पैदा कर रहे हैं, संतान उत्पन्न कर रहे हैं। अगर कोई जीव अपने संतान को उत्पन्न नहीं करेगा, उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी, आप उसको नहीं देख पाएंगे। यदि वह जीव अकेला होता तो कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता, तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। सही बात है। अगर कोई जीव अकेला है, अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो उसके अस्तित्व के बारे में आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ऐसा भी कोई जीव है। किसी स्पीशीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। कहा जा रहा है किसी प्रजाति में, स्पीशीज का मतलब जाति, प्रजाति, जैसे मानव प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। और ये विशाल संख्या कहां से आएगी भाई? जब वो अपने बच्चे पैदा करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे। आज इस धरती पे इतने सारे इंसान हैं, कैसे? क्योंकि इंसान जो है अपने बच्चे पैदा करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं? हमें कैसे पता चलता है कि दो अलग अलग जीव एक ही प्रजाति के हैं? कैसे पता चलता है? सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। अगर आप मानव प्रजाति को देखो तो सारे मानव जो है लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। भाई सबकी दो आंखें हैं, जहां पर आंखें, सब मानवों में आंखें इसी जगह पे है, नाक इसी जगह पे है, लिप्स यहीं पर है, कान यहीं पर है, हाथ है, पैर है, सब मानव जो है लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। थोड़े थोड़े सारे में क्या है कि अंतर है। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि हमें कैसे पता चलता है कि दो अलग अलग जीव हैं जो कि एक ही प्रजाति के सदस्य हैं। तो हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखते हैं। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। कहा जा रहा है जो जीव जनन करते हैं वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे बच्चे पैदा करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। हर इंसान देखो तो उनके बॉडी में संरचनाएं लगभग एक समान है, थोड़े बहुत अंतर है जिससे वो अलग अलग दिखते हैं। तो जनन करने वाले जीव ऐसे संतति का सृजन करते हैं, ऐसे संतति को क्रिएट करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। अब प्रश्न पूछा जा रहा है क्या जीव पूरी तरह अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? क्या जीव पूरी तरह से यानी कि 100% अपने अपना कॉपी बनाते हैं? कहने का मतलब ये हुआ है ना, क्या जीव जो है 100% अपना कॉपी बनाते हैं? तो ये बात तो आप जानते हैं कि भाई 100% तो कॉपी नहीं बनाते हैं। आप 100% अपने पापा की तरह नहीं है, आप 100% अपनी माँ की तरह नहीं है ना। लगभग एक जैसे है लेकिन अंतर है। तो 100% तो हम नहीं बोल सकते हैं कि कॉपी करते हैं जीव जनन में। विभिन्न जीवों की अभिकल्प यानी कि बॉडी का डिजाइन, आकार, आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं, है ना। अलग अलग जीवों की बॉडी डिजाइन है, आकार है, आकृति है, समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं, एक जैसे प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव की अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। जैसे इंसान को अगर आप देखें, मानव प्रजाति देखें तो लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, या फिर आप अपने माँ बाप के जैसे ही लगभग दिखते हैं, है ना। थोड़े बहुत अंतर है, आपका चेहरा उनका चेहरा नहीं मिलता है, स्किन कलर, इन सारे में अंतर हो सकता है, लेकिन भाई आपके भी दो हाथ है, आपके माता के पास, पिता के पास भी दो हाथ है,
जो बॉडी पार्ट्स आपके पास है उनके पास भी लगभग वही बॉडी पार्ट्स हैं, लगभग क्या सारे बॉडी पार्ट्स वही है, बस उनमें थोड़ा बहुत क्या है कि अंतर है, कलर में, टेक्सचर में, इन सारे में जो है वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो कहा जा रहा है कि ये जो एक जैसे दिखते हैं अलग अलग जीव, जैसे आप अपने माता जैसे, पिता जैसे जो दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ब्लूप्रिंट है और आपके पिताजी का ब्लूप्रिंट है वो एक जैसा होना चाहिए। इसको आप ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि मुझे एक घर बनाना है, आपको भी एक घर बनाना है। मैं गया एक इंजीनियर के पास और घर का नक्शा पूरा 3D में बनवा करके लेकर के आया कि भाई मुझे घर बनाना है, तो इंजीनियर ने मुझे पूरा नक्शा बना करके दे दिया कि ये लीजिए आपका घर ऐसा बनेगा। जब आप गए उसी इंजीनियर के पास तो आपको भी वही नक्शा थमा दिया, जो नक्शा मुझे दिया वही वाला नक्शा आपको भी थमा दिया कि ये लीजिए आपका घर ऐसा बनेगा। तो जब मैं अपना घर बनाऊंगा, आप अपना घर बनाएंगे, तो क्या होगा, दोनों घर एक जैसे ही होंगे, दोनों घर एक जैसे ही होंगे, बस थोड़े बहुत उसमें अंतर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नक्शा है वही ब्लूप्रिंट है हमारे घर का, और वही ब्लूप्रिंट आपको भी दे दिया गया है, तो आपका भी घर वैसा ही बनेगा। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि शरीर का अभिकल्प समान होने का, बॉडी का जो डिजाइन है, बॉडी का डिजाइन अगर एक समान है, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लूप्रिंट भी समान है, ब्लूप्रिंट भी समान है। तो कहा जा रहा है जनन का जो मतलब है ना, अगर हम एकदम बेसिक लेवल पर, फंडामेंटल लेवल पर जाकर के देखें, है ना, आधारभूत स्तर पर अगर हम जाकर देखें, तो जनन में क्या होता है कि बॉडी के डिजाइन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ठीक है, बॉडी के डिजाइन का क्या किया जाता है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो जनन में बेसिकली यही चीज होता है। अगर आप अपने बच्चे को पैदा कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, जो आपका ब्लूप्रिंट है वही ब्लूप्रिंट जो है आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, राइट। आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। समझ में आया? तो आपने बस क्या किया, ब्लूप्रिंट का कॉपी किया है ना, ब्लूप्रिंट का कॉपी किया है। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुण का संदेश होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। आनुवंशिक गुण किसको बोलते हैं भाई? वैसे गुण जो माँ बाप से बच्चों में एज इट इज ट्रांसफर हो जाते हैं, माँ बाप से बच्चों में एज इट इज ट्रांसफर हो जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आनुवंशिक गुण। ये किस में निहित होता है? तो हम जानते हैं कि भाई सेल है, ये कोशिका है, कोशिका में नाभिक है, नाभिक में होता है गुणसूत्र, नाभिक में होता है गुणसूत्र, और इस गुणसूत्र में डीएनए होता है, राइट। कोशिका है, कोशिका में नाभिक है, नाभिक में केंद्रक में गुणसूत्र है। हमारे अंदर जो है 46 क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र है। गुणसूत्र में क्या है कि डीएनए है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी डीएनए में आनुवंशिक गुण जो है समाया होता है, आप बोल सकते हो। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाला प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प भी विविधता, शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी। देखो, आपके बॉडी के अंदर हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन है। ध्यान से सुनिएगा, आपके बॉडी में हर एक कैरेक्टर को, हर एक लक्षण को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन है, और हर एक प्रोटीन के लिए जीन है, हर एक प्रोटीन के लिए जीन है। और जीन क्या है? डीएनए का सेगमेंट है, डीएनए का टुकड़ा है। होता क्या है कि डीएनए है, मान लीजिए कि ये डीएनए है, मैंने ये डीएनए बना दिया, ठीक भाई। डीएनए का ये एक टुकड़ा है जिसमें किसी खास तरह के प्रोटीन बनाने का कोड है। डीएनए जो है ना, कोड के फॉर्म में होता है ना। मान लो कि कोड है, उसको डिकोड करना पड़ता है। तो डीएनए का ये एक टुकड़ा है, इसमें कोड है किसी खास तरह के प्रोटीन बनने का। उस कोड को डिकोड किया जाएगा। पहले इस कोड को हम लोग जीन बोलेंगे, फिर इस जीन को डिकोड किया जाएगा कि प्रोटीन कैसा है, प्रोटीन कैसा बनेगा, वैसा प्रोटीन बनेगा और वैसा ही लक्षण आपके अंदर आ जाएगा। जैसे आपके बालों के रंग को देने के लिए भी क्या है कि कोई प्रोटीन है, और वो प्रोटीन के लिए एक जीन है, और वो जीन क्या है
डीएनए का टुकड़ा है और ये डीएनए कहाँ है, क्रोमोसोम में है, क्रोमोसोम में है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश ये जो डीएनए है, डीएनए में जो कोडिंग है, इसमें मान लीजिए कुछ चेंज आ जाता है, कुछ चेंज आ जाता है, तो अगर डीएनए के इस टुकड़े में चेंज आ गया अर्थात जीन में चेंज आ गया, जीन में अगर चेंज आ गया मतलब प्रोटीन में चेंज आ गया, अगर प्रोटीन में चेंज आ गया तो आपके अंदर आने वाले कैरेक्टर में भी चेंज आ जाएगा। आपका बाल जो है काला रंग का होना चाहिए था, हो सकता है कि अब वो भूरा रंग का हो जाए। तो ये आपको पूरे सीक्वेंस में अच्छे से ध्यान में रखना है। कहा जा रहा है कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है, ठीक है, और डीएनए के जिस सेगमेंट में ये सूचना निहित होती है उसे हम लोग जीन बोलते हैं। यहां पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन उसे हम लोग जीन बोलेंगे। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाला प्रोटीन भी भिन्न हो जाएगी भाई, है ना। अगर डीएनए में मान लीजिए कि चेंज आ जाता है या फिर बोल दो जीन में अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर चेंज आ जाता है तो बनने वाला जो प्रोटीन होगा भाई उसमें भी तो चेंज आ जाएगा। अगर प्रोटीन में चेंज आ जाएगा तो बॉडी के डिजाइन में भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। तो आप अपने जनक से, अपने माता से, पिता से जो आप अलग है, इसके पीछे यही कारण है, इसके पीछे यही कारण है कि होता क्या है कि जनन में ना डीएनए का कॉपी बनता है, डीएनए का जेरोक्स बनता है। जब डीएनए का जेरोक्स बनता है ना तो उसमें कुछ त्रुटि हो जाती है। अभी हम लोग देखेंगे, इस पर भी बात करेंगे। अतः जनन की मूल घटना क्या है, डीएनए की प्रतिकृति बनना, डीएनए का कॉपी बनना। समझे आप, डीएनए का कॉपी बनना, डीएनए का कॉपी बनना, है ना, डीएनए का कॉपी बनना, यह जनन का मूल घटना है। अच्छा, आप अपने जनक से थोड़े ही तो अलग हैं भाई। आपके 2 हाथ, आपके जनक के 2 हाथ, आपके 2 कान, आपके जनक के 2 कान, आपके 2 आंख, आपके जनक के 2 आंख, इस तरह से जो है आप लगभग अपने जनक जैसे ही हैं, लेकिन क्या है कि उनमें, आप में और जनक में थोड़े बहुत अंतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए का कॉपी बना जनन के दौरान उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया। कॉपी जब हुआ तब गलतियां हुई, त्रुटि हुई, लेकिन ज्यादा त्रुटि नहीं हुई है भाई। जितनी गलती हुई उतने से प्रोटीन चेंज हो गया और उतने से आपके अंदर कैरेक्टर चेंज हो गया। तो जनन की मूल घटना क्या है, ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। जनन की मूल घटना क्या है, डीएनए का कॉपी बनना। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, अगर आप पेड बैच के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा ये सब चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल में। तो डीएनए का जब कॉपी बनाया जाता है तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं चलती है, ठीक। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती है तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए है जो कहां पर होगा भाई, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहां होगा, केंद्रक में। केंद्रक कहां होगा, कोशिका में। ये एक डीएनए है और इसका कॉपी बनेगा, ठीक है, इसका कॉपी बनेगा ऐसे। ये लाल वाला मान लीजिए कि ओरिजिनल डीएनए है और ये ऐसे इसने जेरोक्स बना लिया। फिर ये डीएनए अलग हो जाएगा, ये दोनों डीएनए जो है फिर अलग हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि जनन कोशिका में जो कोशिका जनन के लिए जिम्मेवार है, रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की 2 कॉपियां बनती हैं तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी। कहा जा रहा है कि डीएनए का क्या होता है कि कॉपी बनता है, फिर ये दोनों डीएनए जो है अलग हो जाएंगे। तो एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये केंद्रक है। केंद्रक में क्या है भाई, क्रोमोसोम है और इसी क्रोमोसोम में डीएनए है और इसी में कॉपी बना है। इसी में क्या हुआ है कि कॉपी बना है, राइट। अब ये दोनों डीएनए जो है अलग हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि डीएनए का कॉपी जो बन गया ये पिंक वाला, अब उसको कोशिका से बाहर निकाल दो, ऐसे नहीं होता है। यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि डीएनए की एक कॉपी को मूल कोशिका में रखकर, है ना, ये रेड वाले को मैंने कोशिका में ही रखा और पिंक वाले को बाहर निकाल दिया, केवल इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो डीएनए
को आप कोशिका से बाहर निकालोगे, वो उसको मेंटेन रखना पड़ेगा ना, नहीं तो वो डीएनए खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब डीएनए का कॉपी होता है, उसके साथ साथ जो है एक नई कोशिका बनने की तैयारी भी चल रही होती है, ताकि जो ये नया डीएनए बनेगा, जो कॉपी डीएनए बनेगा, वो भी एक कोशिका के अंदर आ सके, है ना, वो भी एक कोशिका के ही अंदर जाए, वो कोशिका के बाहर नहीं रह पाएगा डीएनए। इसीलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है, एक नई कोशिका बनने की तैयारी भी चलती रहती है। समझ में आया आपको? इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है, परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनती है। कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि भाई आप इस कॉपी को जो है कोशिका से बाहर निकाल दोगे, ऐसे काम नहीं होता है। वो जो डीएनए है वो खत्म हो जाएगा, ये जो नया कॉपी बना है उसे रखने के लिए भी जो है एक कोशिका चाहिए। तो जब डीएनए का कॉपी बन रहा होता है ना, उस समय एक नई कोशिका बनने की तैयारी भी चल रही होती है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि भाई ये क्रोमोसोम है, इसमें ये डीएनए है, और ये क्रोमोसोम है, और जो कॉपी बना वो इस वाले डीएनए में आ गया। एक कोशिका 2 कोशिका में विभाजित हो गई, एक में ओरिजिनल जो डीएनए है वो रह गया और दूसरे वाले में कॉपी चला गया। समझ में आया आपको? तो क्या होता है कि आपके अंदर जो डीएनए आया ना, मान लो कि ये आपके पिताजी के अंदर डीएनए था, ठीक है, आपके पिताजी के अंदर डीएनए था और एक कॉपी बना करके आपके पिताजी ने आपके अंदर भेज दिया। समझ में आया आपको? ये कोशिका वो है जो आपके पिताजी के अंदर था, आपके पिताजी के अंदर ये कोशिका थी, और एक डीएनए का कॉपी बना करके जो है एक नई कोशिका में डाल करके वो कोशिका आपके अंदर भेज दिया। डीएनए में प्रोटीन बनाने की सूचना होती है, जैसा प्रोटीन बनेगा आपके अंदर वैसा ही लक्षण आएगा। तो अगर आपने कॉपी बनाया डीएनए का, तो डीएनए सेम टू सेम ही तो बनेगा, डीएनए सेम टू सेम ही तो बनेगा। तो आपके अंदर जो डीएनए आया वो तो आपके पिताजी का ही कॉपी है, तो आपके अंदर भी लगभग सारे कैरेक्टर सेम 100% जो कैरेक्टर है वो आपके पिताजी के जैसा ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि डीएनए का कॉपी बना है। लेकिन होता नहीं है ऐसा, क्योंकि जब डीएनए का कॉपी बनता है ना, तब उसमें कुछ त्रुटि होती है। ठीक वैसे ही मान लीजिए आपके पास एक पेज है, जैसे मान लीजिए कि ये एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज है। अगर हम इसका जेरॉक्स करवाने जाएंगे तो जेरॉक्स तो होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ अक्षर मिट जाए, कुछ अक्षर मिट जाए। भाई कहीं पर लिखा था मान लो 10,000, वहां से 1 जीरो मिट जाए, अब वो 1,000 हो जाएगा। तो ऐसे जेरॉक्स में जो है गलती होने के चांसेस होते हैं, यही चीज होता है। पूछा जा रहा है, यदि दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान है, परंतु क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप है? क्या वो एक जैसे ही है? बिल्कुल, है ना। पूर्ण रूपेण मतलब क्या? पूरी तरह से एक जैसे ही है। जो मैंने अभी आपसे कहा, अगर इस डीएनए का ही कॉपी है इसमें, तो क्या ये दोनों कोशिकाएं अर्थात दोनों के दोनों जो डीएनए है, दोनों के दोनों अंदर जो आने वाले लक्षण है, क्या वो एक जैसे ही है? तो आंसर है कि डिपेंड करता है कि जो कॉपी बना है डीएनए का, है ना, कॉपी जो बना है डीएनए का कितने अच्छे से बना है। तो डिपेंड करता है, इसका उत्तर जो है इस बात पर निर्भर करता है कि कॉपी की प्रक्रिया कितनी यथार्थता से संपादित होती है। जो आपने जेरॉक्स निकाला, जो आपने जेरॉक्स निकाला, कितने बढ़िया से आपने जेरॉक्स को निकाला है, इस बात पर डिपेंड करता है कि जो कॉपी आपको मिलेगा, जो जेरॉक्स आपको मिलेगा, वो कितना मैच करता है ओरिजिनल वाले से। ठीक, कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं है, अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ भिन्नता आएगी। बोला जा रहा है कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है उस पर आप पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो इस बात पर भी आप विश्वास मत कीजिए कि डीएनए का जो कॉपी बना है वो एग्जैक्ट अपने ओरिजिनल जैसा ही होगा, उसमें भिन्नता आएगी। परिणाम था बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होंगी, परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होगी। मतलब लगभग एक जैसे होंगे, लेकिन 100% एक जैसे नहीं होंगे, ये इसका मतलब हुआ। हो सकता है कि कुछ भिन्नताएं इतनी उग्र हो कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए। भाई आपने इसका जेरॉक्स निकाला, हो सकता है कि जेरॉक्स में भाई
त्रुटि जो है उतनी अधिक हो गई कि ये किसी काम का ही नहीं है, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, फाड़ करके फेंक देंगे। यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि जब डीएनए का कॉपी हुआ तो हो सकता है कि इतनी ज्यादा अंतर जो है, त्रुटि जो है इतनी अधिक हो गई है ना, जो कॉपी बना वो इतना अलग हो गया, चेंज उसमें इतना उग्र है, इतना ज्यादा है कि जो नई कोशिका बनी है इसमें ये एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो जो कोशिका है वो मर जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोशिका को चलाने वाला ये डीएनए ही होता है। तो संतति कोशिका जो है वो मर जाती है, जो नई कोशिका बनेगी ना वो मर जाएगी। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती हैं, अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। कहा जा रहा है जो डीएनए का कॉपी बनता है ना, तो जो चेंज आता है, जो त्रुटि होती है वो उतनी नहीं होती है कि संतति कोशिका मर ही जाए, है ना, उतनी त्रुटि नहीं होती है। लेकिन हाँ, इतनी त्रुटि जरूर हो जाती है कि जो संतति कोशिका है 100% अपने जनक कोशिका के समान तो नहीं होती है। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। ये जो विभिन्नताएं आती है ये जैव विकास का आधार है, इवोल्यूशन का बेस है, इवोल्यूशन। आज से अगर आप मान लो कि 50,000 वर्ष पहले चले जाते हैं, तब इंसान ऐसा नहीं दिखता था जैसा कि आज आप देखते हैं। तो ये जो चेंज आया 50,000 पहले से लेकर के अभी तक में जो चेंज आया इंसानों में, वो कैसे आया, बिल्कुल ऐसे ही आया है ना। हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये जो धीरे धीरे चेंज आया है, धीरे धीरे जो चेंज आया है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन बोलेंगे। और ये कैसे आया, यही चीज हुआ है। जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, जो नए बच्चे को पैदा करने के क्रम में ये जो डीएनए का जो कॉपी होता है बार बार, उसमें बार बार जो है त्रुटि होती है। बार बार त्रुटि होने से डीएनए में चेंज आएगा, प्रोटीन में चेंज आएगा और नए कैरेक्टर्स आएंगे थोड़े थोड़े। इसी के कारण होता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो विभिन्नताएं होती है ना, डीएनए के कॉपी में जो चेंज आता है उससे जनन में होने वाली जो है विभिन्नताएं आती है, और वही जो है जैव विकास का क्या है कि आधार है, राइट। विभिन्नता का महत्व, कहा जा रहा है कि ये जो विभिन्नताएं आती है उसका क्या महत्व है। इसका बहुत ज्यादा महत्व है, देखते हैं। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि के अंदर बहुत सारे आ जाएंगे किसी प्रजाति के जीव, पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। निकेत का मतलब यहाँ पर नीश है, नीश का मतलब आप समझेंगे जीव जिस पर्यावरण में रह रहा है वो पर्यावरण, राइट। कहा जा रहा है कि जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध, डीएनए का जो कॉपी जो बनता है उसमें जो कंसिस्टेंसी है, जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, फीचर है, इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अगर मान लीजिए कि डीएनए का जो कॉपी बन रहा है उसमें अगर बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, तो जो संतान जो पैदा लेगा वो उस पर्यावरण में नहीं रह पाएगा जिसमें उनके जनक रह रहे हैं, वो नहीं रह पाएगा। इसलिए डीएनए का जो कॉपी बनता है ना, ये जरूरी है कि जो कॉपी बने वो लगभग एक जैसा हो, उसमें त्रुटियां कम से कम हो, ताकि जो संतति पैदा लेगा उसका जो बॉडी है, डिजाइन है, वो लगभग उसके जनक जैसा रहे, और जो जनक, उनके जो जनक जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसमें वो रह पाए। अतः किसी प्रजाति की समष्टि का अस्थायित्व का संबंध जनन से है। अतः किसी प्रजाति यानी कि स्पीशीज की समष्टि का अस्थायित्व का संबंध जनन से है। अस्थायित्व का मतलब स्टेबिलिटी से है, ठीक ना। किसी प्रजाति की जो जनसंख्या है, जो संख्या है, वो कितना ज्यादा स्टेबल है, उसका संबंध किससे है, जनन से है। अगर जनन अच्छे से हो रहा है, जनन में डीएनए का कॉपी अगर अच्छे से हो रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ हो रहा है, तो वो जो प्रजाति है उसकी जो जनसंख्या है वो स्टेबल रहेगी। नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी जनसंख्या जो है वो घटती चली जाएगी, क्योंकि पर्यावरण में उनके संतान जो है जीवित नहीं रह पाएंगे अगर उनके डीएनए का जो कॉपी होता है उसमें अगर ज्यादा चेंज आया तो। परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है।
जो पर्यावरण है उसमें अनेक चेंज आ सकते हैं जो जीव जो है वो नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी का तापमान कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन आ सकता है, किसी उल्का पिंड का टकराना, ये सब कुछ उदाहरण है। ये सब ऐसे परिवर्तन है, ऐसी घटना है जो जीव के नियंत्रण से बाहर है। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। कहा जा रहा है कि कोई समष्टि है, समष्टि का मतलब समझ रहे हो ना, एक प्रजाति के अंदर आने वाले बहुत सारे जीव, वो अपने निकेत के अनुकूल है। भाई ऐसे पर्यावरण में रह रहे हैं जो उनके अनुकूल है, फेवरेबल है, मौज से मजे काट रहे हैं वो, राइट। और मान लो कि अब उस पर्यावरण में कुछ उग्र परिवर्तन आ जाता है तो ऐसी अवस्था में समष्टि का संपूर्ण विनाश भी संभव है। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल जो है नीचे अभी दिया हुआ है, हम लोग समझ जाएंगे। परंतु यदि समष्टि के जीव में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। अगर सारे के सारे जीव, एक प्रजाति के अंदर आने वाले जितने भी सदस्य हैं, सबके सब अगर डिट्टो सेम हो जाएंगे तो सबका विनाश एक साथ हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि थोड़े बहुत चेंज रहेंगे उनमें, तो हो सकता है कि कुछ बच जाए। अब देखो एग्जाम्पल, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको यहां पर दिया गया है इस चीज को समझाने के लिए कि जो विभिन्नता है वो क्यों जरूरी है ना। विभिन्नताएं जो है स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है ना। कोई प्रजाति जो है बदलते समय में, बढ़ते समय में अस्तित्व में बनी रहे, इसके लिए जो विभिन्नता है वो जरूरी है। एग्जाम्पल देखो, यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है, भाई जीवाणुओं की कोई समष्टि है, जीवाणु की एक प्रजाति है जिनके बहुत सारे सदस्य हैं जो ऐसे जल में रह रहे हैं जो ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है ना, एक नॉर्मल टेम्परेचर बोल सकते हो। तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है। अब मान लो कि जो यहां पर कहा गया ना, निकेत में कुछ परिवर्तन आ जाए, मान लो निकेत क्या है, उसके लिए बैक्टीरिया के लिए जल है, उसका टेम्परेचर हाई हो गया है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण उसका टेम्परेचर हाई हो गया तो क्या होगा, अधिकतर जीवाणु वेष्टि मर जाएंगे, ज्यादातर जीवाणु जो है मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। तो अधिकतर जीवाणु मर तो जाएंगे लेकिन कुछ बच जाएंगे। कौन से बच जाएंगे? जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो जीवाणु बच जाएंगे। अब हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले वेरिएंट भाई कहां से आ गए? अगर अधिकतर मर जाएंगे लेकिन जो उच्च तापमान को सह सकते हैं वो बच जाएंगे, तो ये उच्च तापमान को सहने करने की क्षमता उनके अंदर कहां से आ गई? बाकियों से वो अलग कैसे हो गए? यही विभिन्नता है, वो बाकियों से अलग हो गए, यही विभिन्नता है। तो ये विभिन्नता जीवाणुओं में पाई जा रही थी, इसीलिए कुछ जीवाणु बच गए ना, इसीलिए कुछ वेरिएंट बच गए ना। अगर मान लीजिए डिट्टो सबके सब सेम हो जाते हैं तो जो तापमान एक जीवाणु को प्रभावित करता है ना, वो तापमान सारे जीवाणुओं को प्रभावित करता और सब के सब जीवाणु मर जाते हैं, सब के सब जीवाणु मर जाते हैं। इसीलिए विभिन्नता जो है जरूरी है। और यह विभिन्नता जनन के क्रम में जो है डीएनए का जब कॉपी होता है ना, उस समय आता है। मान लीजिए कि एक प्रजाति है ना, एक प्रजाति है जिनके मान लो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 4 सदस्य ले लिया, ए है, बी है, सी है, डी है। अगर ये ए बी सी डी ये चारों जो है 100% एक जैसे हो जाएंगे तो मान लीजिए कि कोई बीमारी से ए मर जाता है, इसका मतलब बी भी मर जाएगा, सी भी मर जाएगा, डी भी मर जाएगा। जिस वातावरण में ये सब रह रहे हैं उसमें अगर वो बीमारी फैल जाती है तो ए अगर उस बीमारी से मर जाता है मीन्स बी भी मर जाएगा, सी भी मर जाएगा, डी भी मर जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि इनके बीच में अगर भिन्नताएं हैं, इनके बीच में अगर विभिन्नताएं हैं, वेरिएशन है, हो सकता है कि इसमें से कुछ बच जाए। भाई विभिन्नता होने के कारण जो है उसके अंदर उस बीमारी से लड़ने की क्षमता आ गई है ना। तो हो सकता है कि सी बच जाए, हो सकता है कि डी बच जाए। तो हम बोल सकते हैं ना कि यार ये विभिन्नता तो बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल, ये विभिन्नता जो है किसी प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। अब आपसे किताब में कुछ प्रश्न पूछा जाता है, ये दोनों प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? डीएनए का जो कॉपी बनता है उसका प्रजनन में क्या महत्व है?
उसके बाद पूछा जा रहा है जीवों में विभिन्नताएं स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं, क्यों? व्यष्टि का मतलब किसी एक जीव की बात की जा रही है। जैसे मानव प्रजाति, अगर मानव प्रजाति में मान लीजिए कि विभिन्नता है, ये तो लाभदायक है, लेकिन मान लीजिए किसी एक मानव में विभिन्नता है, ये किसी काम का नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मानव प्रजाति में 100 मानव है, टोटल मान लो कि 100 ही मानव है। अब उस 100 मानव में से मान लीजिए कि 99 मानव एक जैसे हैं, बस एक में मान लीजिए कि वेरिएशन है, तो किसी काम का वो वेरिएशन नहीं हुआ ना। हमें क्या चाहिए? पूरी प्रजाति में वेरिएशन चाहिए। हमें मानव प्रजाति में वेरिएशन चाहिए, यानी जो 100 मानव है ना, उन सारे में थोड़े थोड़े जो है सब थोड़े थोड़े अलग होने चाहिए। वेरिएशन जो है सारे में कुछ ना कुछ होने चाहिए, ये लाभदायक है। एक में वेरिएशन होगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर देखो आंसर दिया गया है, डीएनए का जो कॉपी है प्रजनन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से माता पिता की आनुवांशिक जानकारी संतानों तक पहुंचती है। ठीक, जो भी आनुवांशिक जानकारी है वो डीएनए में ही समाया होता है और डीएनए का कॉपी बनता है। एक कॉपी जो है बच्चे में चला जाता है। आपके अंदर 46 जो क्रोमोसोम्स हैं, 46 जो क्रोमोसोम्स हैं, इसमें से 23 क्रोमोसोम जो है आपके माता के साइड से आता है, मदर के साइड से आता है, और 23 क्रोमोसोम जो है फादर के साइड से आता है। ठीक है, फादर के साइड से आता है। मदर के साइड से 23 क्रोमोसोम, फादर के साइड से 23 क्रोमोसोम, और 23 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक, तो माता के बॉडी में भी क्या हुआ होगा? पहले डीएनए का कॉपी हुआ होगा और उसमें से एक कॉपी जो है आपके अंदर आया। पिता के अंदर भी क्या हुआ होगा कि डीएनए का पहले कॉपी हुआ होगा और फिर एक कॉपी जो है आपके अंदर आ गया। लेकिन जब कॉपी जब हुआ था ना, तब उसमें कुछ गलती हो गई थी, कुछ त्रुटियां हो गई थी, है ना। जो आपने पेज का जेरोक्स निकाला था ना, उसमें क्या हुआ कि एग्जैक्टली जेरोक्स नहीं हो पाया, कुछ लेटर जो है वो मिट गया था। इसीलिए क्या हुआ कि जो त्रुटियां हुई थी डीएनए में, आपके अंदर जो प्रोटीन बनेगा उस डीएनए से वो भी कुछ अलग हो जाएगा। तो आपके अंदर जो है आपके अंदर जो है कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल अपने माता पिता जैसे नहीं होंगे। जीवों में विविधता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं, क्यों? मैंने आपको समझा ही दिया, है ना। हमें क्या चाहिए कि पूरे प्रजाति में, जो मानव प्रजाति है, किसी भी प्रजाति की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए मैंने मानव प्रजाति लिया है, कि पूरे प्रजाति में हमें वेरिएशन, पूरे प्रजाति में वेरिएशन होने चाहिए भाई। सब में थोड़े बहुत जो है चेंज होने चाहिए, किसी एक में चेंज होकर के कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है ना। स्टार्टिंग के 2 पेज हम लोगों ने आज कवर किए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप शेयर कर सकते हो कहीं तो शेयर कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है समाप्त होता है। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।